नमस्कार, वेलकम टू विंग से कुड़ान। मेरा नाम श्रेयस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम जम्मू एंड कश्मीर ने सभी ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करके एक डिजिटल इंडिया के लिए एक स्टार्ट किया है। उस डिजिटल इंडिया के पाथ को कैसे एक रूप दिया है। सो नाउ विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट दैट. So talking about it, what is the need for it? So basically the Jammu and Kashmir Legislative Assembly and Legislative Council with an objective for faster and secure communications pertaining to question and answers in the house. So जो भी वो हाउस में क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है उसके लिए एक फास्टर एक सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए था जो भी ऑनलाइन एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके। इसलिए इस जो भी क्वेश्चन एंड आंसरिंग है उसे उन्होंने उस ऑपरेशन को ही ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिया था। सो इसलिए क्या होता है, इट विल बेसिकली ऑटोमेट द प्रोसेस वर्क फ्लो एंड प्रोवाइड द क्वेश्चन एंड आंसर्स। और जो भी वो बिल्स पास होते हैं वो सब अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हुआ बिल या क्वेश्चन एंड आंसर्स कोई भी एक इंसान अपने इंटरनेट के थ्रू एंड्रॉइड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स मतलब उनके मोबाइल या टैबलेट पर उसे एक्सेस कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। एक और सिस्टम है वो है WFTS. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज WFTS, which is basically a web-based application. So this, what it does basically, it basically tracks the movement of files and letters. So जो कोई भी फाइल है वो उस एक इंसान ने अप्रूव किया है या नहीं, कहाँ पर है, किस इंसान के पास है, वो पेंडिंग अप्रूवल है, वो सभी चीजें एक फाइल के रिलेटेड या लेटर के रिलेटेड सभी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। एक WFTS वो एक सिस्टम है विच इज बेसिकली वेब बेस्ड, मतलब एक वेबसाइट के तरह एक सिस्टम होता है। सो द एप्लीकेशन बेसिकली enables users to maintain a consistent watch over the movement of various important files in the process of decision making. कोई भी एक डिसीजन लेना हो उस डिसीजन में हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होते हैं, वो एक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स अप्रूवल भी नेसेसरी है। उस अप्रूवल को ट्रैक करने के लिए हमें इस WFTS वेब बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत है। So this also enables an employee to register attendance by presenting his or her ID. So ID can be anything. It can be Aadhaar based or it can be a biometric fingerprint which will be authenticated with the online list of the people or list of employees. So if it matches, then he will be given the access. So that particular VIDAI data, which is basically the fingerprint that will be stored against the employee's Aadhaar number, as I mentioned earlier. So इससे क्या होता है, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। सो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग अकाउंटिंग सिस्टम वो सब एक ऐप के थ्रू होता है। उसे हम तमीर तरक्की ऐप उस नाम से हम जानते हैं। सो दिस पोर्टल व्हाट इट हेल्प्स इज बेसिकली इन ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ GIS enabled. As I mentioned earlier, GIS is basically a system that which monitors one particular area, surveys it and develops projects, designs it according to the area based on the tracking of the area. So geo-tracking of roads, online searching of infrastructure map, addition, locate an infrastructure of new with GIS open information, draw road with street dynamic map, ये सभी चीजें हम एक ऐप पर ही कर सकते हैं। एक और रेडियो प्रोग्राम है, उसका नाम है अवम की बात, which is basically designed on the lines of Prime Minister Narendra Modi's radio program मन की बात. So there is an online website or electronic platform for the program, so provided by the government of Jammu and Kashmir. So this radio show, what it does is basically इस radio show में एक आदमी को इंटरेक्ट करना है, लोगों को, पब्लिक को गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो देयर फीडबैक दे सकते हैं, और कोई इशू हो गवर्नेंस में तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। So the normal public or citizens can give their feedback or issues on the governance. So this has been taken to make governance interactive, participatory, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गवर्नमेंट के ऑपरेशंस में आ सकती और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So it is very people centric. It is based on what people want.
So budget estimation, allocation and monitoring system, BEAMS, basically it is an application. बीम्स एक एप्लीकेशन है जो डिजाइन किया हुआ है टू कैप्चर द फ्लो ऑफ फंड्स। तो वो फंड्स जो भी होता है वो कैसे फ्लो हो रहा है, किस अकाउंट से किससे हो रहा है, या इंडिविजुअल को जा रहा है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग दिस बीम्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। सिटीजन और प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट फंडेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। सो इन दैट एरिया सो दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो एक लोगों में वो जो डर होता है या ग्रीवियंसेस होता है उसे कम करने में मदद करता है। सो अवम की बात, बीम्स, द जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी चीजें इस एक जम्मू एंड कश्मीर के वो ऑनलाइन सर्विसेज में भी में आते हैं। So there is also a training programs for officers and officials of all administrative departments. It is a basically participatory governance program with the start of the radio program. So अभी हम बात करते हैं ई गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन गवर्नमेंट में कैसे ये ई गवर्नेंस को शुरू किया था, कैसे इसको एक बूस्ट मिला, कैसे ये स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली ई गवर्नेंस इन इंडिया इज बेसिकली अ वेरी रिसेंटली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। So with the launch of National Satellite Based Computer Network, which is also called as NICENET in 1987, this can be called as the first major step, after which there was a subsequent launch of District Information System of National Informatics Center. So it is also called as DISNIC. इससे क्या हुआ कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो भी इस कंट्री में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, उनके सभी वर्क को हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया। So thereafter, e-governance developed very rapidly with the growth of technology. So as of today, we have a large number of e-governance initiatives at different levels, at union level, या state level, या a very local level. At different levels, we have e-governance initiatives today. 2006 में National E-Governance Plan, also called as NEGP, was basically formulated by Department of Electronics and Information Technology and Department of Administrative Reforms and Public Grievances. ये NEGP एस्टैब्लिश हुआ था कि सभी गवर्नमेंट सर्विसेज को कॉमन मैन या आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हो, वो सर्विस ऑनलाइन हो, इट इंश्योर्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और सभी चीजें अफोर्डेबल कॉस्ट में हो। इसलिए एक NEGP was formulated। 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था। सो दिस वाज बेसिकली टू एम्पावर द कंट्री डिजिटली। सो इट्स मेन कॉन्सेप्ट्स आर बेसिकली डेवलपिंग अ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोई भी चीज हो वो ऑनलाइन हो सकती है, इसलिए एक सिक्योर एंड स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो डिजिटल इंडिया की एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, अचीविंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी का मतलब वो सभी लोगों को ये ऑनलाइन या इंटरनेट कैसे वर्क होता है, वो ऑनलाइन सर्विसेज कैसे लिए जाते हैं, उसका नॉलेज होना जरूरी है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट दीज सर्विसेज आर नोन एज यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। और एक ऑब्जेक्टिव था कि आधार, विच इज बेसिकली ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को एक यूनिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वही हम आधार कहते हैं। ये एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसा है। तो उसमें एड्रेस, आपका बेसिक्स ऑफ आपकी फिंगरप्रिंट, आपके बर्थ डेट, सभी डॉक्यूमेंट, सभी वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, वो मेजर इंफॉर्मेशन होती है ना आपके बारे में, वो सभी उस चीज में रहती है। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो इट कैन गिव मेनी बेनिफिट्स टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। There is a website called mygovernment.in which is a national citizen engagement platform where people can share ideas. लोग अपने suggestions या अपने ideas को वहां पर share कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। So there is also another mobile application which is unified mobile application called as Umang. सो ये क्या करता है कि एक जो सर्विसेज होता है लाइक आधार, डिजिटल लॉकर, पैन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर्विसेज, सभी चीजों को एक ऐप में ही आपको सिटीजन्स को दे देता है।
इस एक ऐप डाउनलोड करने से एक आम आदमी सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है. सो डिजिटल लॉकर हेल्प्स सिटीजन बेसिकली स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन, आधार, डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑन एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो ये क्या होता है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो वो गुम सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं. इफ यू स्टोर इट एवरीथिंग ऑन ऑनलाइन बेसिस, दे कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली. और एक है पेगाव. ये क्या करता है कि इस ऐप से हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स के लिए. So there is Mobile Seva, which aims at providing government services through mobile phones and tablets. So it has over 200 live applications which can be accessed to use various government services. So और एक है वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. सो हमारे पास जो भी लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स है वो सभी हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं, सो दैट द लैंड ओनर्स गेट्स डिजिटल एंड अपडेटेड कॉपीज ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टी. अगर हम ये ई गवर्नेंस की इनिशिएटिव्स स्टेट लेवल पर बात करें तो देयर इज ई सेवा इन आंध्र प्रदेश विच फैसिलिटेट्स पेमेंट ऑफ बिल्स, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस एंड परमिट्स ऑनलाइन. In Karnataka, there is Khajane project, which is basically the treasury system of the state. In Kerala, there is Friends. बेसिकली ये क्या है कि एक ऐप है जो जिसके थ्रू केरला के सिटी जो होते हैं लोग वो आपके टैक्सेस को या फाइनेंशियल ड्यूज को स्टेट गवर्नमेंट के लिए पे कर सकते हैं. देयर इज लोकवाणी प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश which is basically a single window solutions relating to the handling of the grievances, land record maintenance and providing a mixture of essential services. सो यहाँ पर एक वेबसाइट दिया हुआ है necg.government.in. इस वेबसाइट पर जाकर सिटीजन एक comprehensive information, all the complete details about this national conference on e-governance, उसके रिपोर्ट्स और अर्लियर कॉन्फ्रेंस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं. उस पोर्टल में वो एक सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक लिंक के माध्यम उस पोर्टल में दिया हुआ है. Few important links that are present in that particular portal are Digital India, National Portal of India, which is basically developed to provide access to information and services by the government. Then there is a PM India website, which provides information relating to Prime Minister's work and operations, and United Nations e-governance website. So technology has become a very critical facilitator for today for businesses. So वो एक उसका टेक्नोलॉजी का रोल एक बिजनेस को ड्राइव करने में आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा है. सो इट माइट बी इन एनी सेक्टर, इट माइट बी इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हो या जहां का भी हो. सो इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So CIOs from government and PSUs, they have adopted technologies to drive information and transformation within the country. So जो एक टेक अडॉप्शन है, अडॉप्शन का मतलब दूसरे देशों से लेना या फिर उसे अडॉप्ट करना, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है. सो इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री वेरी कॉम्पिटिटिव इन वेरी evolving global economy, so reliance on progressive technology such as blockchain, artificial intelligence, robotic हो या augmented reality हो, machine learning हो, इससे क्या होता है कि एक सस्टेन्ड ग्रोथ मिलता है पब्लिक सेक्टर में. This constant strive via automation and digitalization of services has led to significant social, economic, technological and environmental outcomes. So ये क्या है, ये एक constant strive है ऑटोमेशन के लिए. सभी चीज़ों को हम जो ऑफलाइन करते थे, मैन्युअली करते थे, वो सभी को ऑटोमेट करने के लिए और सभी को डिजिटलाइजेशन करके ऑनलाइन ही उसे चला सकते हैं ना. उसे क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल आउटकम आता है. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय MEITY India has the ability to create up to $1 trillion of economic value from the digital economy by 2025. So with half of those originating from the new digital ecosystems that we have created. So the potential 5-fold increase in economy value from India's digital transformation by 2025 would create a rapid growing market for digital services.
सो जो भी सिटीजन का डेटा होता है उसे गवर्नमेंट और पीएसयू का हार्नेस कर सकती है, उसके उस डेटा की थ्रू उस डेटा को स्टडी करके पब्लिक बिहेवियर बारे में और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं. Thus, this data that is obtained can be analyzed with the help of artificial intelligence, also called as AI, and many other analytic techniques. This can be used for creating personalized public services. Public services को जो चाहिए, पब्लिक को जो चाहिए उसे देने में इस डेटा मदद करती है. So and also they help them predict in future trends. IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका मतलब क्या है? किसी भी एक चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करके उसे एक स्मार्ट चीज में बदल देना. Okay, so this IoT solutions involve a very broad development of IoT sensors जो हम डिवाइस पर लगा सकते हैं so that they can provide real-time data about events, centralized system analysis and decision making. So एक स्मार्ट सिटी को कन्वर्ट करने में, एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये IoT का बहुत जरूरी है. It might include areas like smart parking, intelligent transportation systems, smart grids, water, waste management, smart urban lighting, smart city maintenance and digital signage. जो कोई भी वो सेंसर होता है वो डिवाइस पर लगा हुआ, वो एक ऑटोमेटिकली अपने आप ही वर्क करने लगती है और उसे हम इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन. सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सो हमारे पास रिसोर्स नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, हमारे पास एक सिर्फ लैपटॉप है, स्टोरेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लाउड जो भी ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन या ऑनलाइन पर ये सब रिसोर्सेस हम रेंट पर ले सकते हैं फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी. सो दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर पीपल कैन शेयर देयर रिसोर्सेस. So and for the time they have used the other person's resources, they have to pay some money. So that is known as cloud computing. So इससे क्या होता है कि हम हायर एंड वेरी कॉस्ट एफिशिएंट वर्क सेटअप बना सकते हैं, ए फास्टर वर्किंग सिस्टम बना सकते हैं. एंड virtualization, NFV and SDN has served as significant driver of cloud deployment across all sectors. So हम cloud computing के मदद से एक small to medium public sector organizations within local community, so they have basically driven innovations in ways that it would have not been possible if they were to rely entirely on their resources. फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है कि अगर गूगल ड्राइव स्टोरेज, अगर हमारे पास मोबाइल में स्टोरेज कम है, फोटोज ज्यादा है, तो हम इस फोटोज को ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं ताकि हम वापस उसे रिट्रीव कर सकते हैं. सो इस अपलोड करने के बाद जो स्टोरेज हमें मिलता है उसे हम कुछ पैसा देकर मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग. अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये इस मोबाइल फोन या डिजिटल वर्ल्ड से हमें कोरोना वायरस के स्प्रेड होने से हम बचा रहे हैं. सो इस मोबाइल के थ्रू जो कोई भी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हो या कोरोना वायरस या कोरोना को पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए हो, ये सभी चीजों में, इन सभी एप्लीकेशन में मोबाइल फोन और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट एप्स बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है. फॉर एग्जांपल, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन April 6 लॉन्च्ड आरोग्य सेतु ऐप फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. State governments and PSUs are also using geofencing technology to ensure quarantine for the ones suspected with infection. मतलब अगर किसी आदमी के ऊपर सस्पेशन है कि उसके कोरोना वायरस कैरी कर रहा है, तो उसके मोबाइल फोन के यूज करके वो उसके मोबाइल फोन के सिग्नल, यूजिंग द सिग्नल दैट इज प्रेजेंट ऑन हिज मोबाइल फोन, वी गेट टू नो हिज लोकेशन सो दैट वी कैन रिस्ट्रिक्ट दैट पर्सन्स मूवमेंट. Digital twins bridging the physical and digital world. So digital twins are basically poised to innovate and transform the way PSUs perform predictive maintenance of products and machinery with their manufacturing units. ये क्या है कि वो प्रिडिक्ट करता है मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, मीन्स मेंटेन कैसे करना है, सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है,
So sectors involving these capital intensive assets and processes such as energy, utilities and manufacturing are basically pioneering digital twin use cases globally. So these sectors or the companies that are involved with a huge amount of capital investment, they basically are switching towards this digital twins, which predicts maintenance of the products and also manufacturing. So in private sector, the FMCG giant Unilever has launched a digital twin project aims to create virtual models of dozens of its factories. So how a factory should work, how एक factory एक efficient तरीके से कैसे work कर सकती है, इसलिए they have created one digital twin project. हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो द पब्लिक सेक्टर हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट फॉर इंडियाज रैपिड डिजिटाइजेशन. सो जो कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट सब्सिडी ट्रांसफर्स, प्रोक्योरमेंट टू एनहांस एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. जो नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स है दे कैन ड्राइव डिजिटाइजेशन थ्रू अ पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर एंड प्लेसिंग टेक्नोलॉजी एट द कोर ऑफ देयर ऑपरेशंस. थैंक यू.